Hello everyone, today we are learning chapter 3 of your class 8th English and the chapter's name is Glimpse of the Past and it is written by S.D. Sawant. ओके, इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ ग्लिम्स क्या होती हैं, झलक होती है. ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसी झलक देखेंगे हमारे इंडिया के पास्ट के अंदर के. कब की देखेंगे? जब हमारी हम लोग के ऊपर कौन राज कर रहा था, हम लोग के ऊपर ब्रिटिशर्स जब राज कर रहे थे तब की हम ग्लिम्स देखेंगे, झलके देखेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आप लोग यू विल सी कि आप लोग को बस ऐसी यही सारी चीज़ देखेंगी, मतलब ऐसे पिक्चर्स वगैरह दिखेंगी इस चैप्टर के अंदर. हम इसके अंदर और हम लोग इसी के अंदर से हम लोग को क्या पता लग जाएगा कि कैसे कैसे हमारे जो हमें किस किस तरीके से हम पे टैक्स लगाए गए, कैसे उन लोग एंटर हो गए, कैसे कुछ ऐसे लोग थे जिनका नाम हुआ इस पूरी स्ट्रगल के अंदर, कैसे सब लोग मतलब जेल के अंदर जाना पड़ा कुछ लोगों को बिना किसी रीज़न के, है ना. और कैसे वो लोग हम लोग को ऑप्रेस करते रहे हर बात में, उन लोग के गुड्स पे कैसे टैक्स नहीं लगता था, लेकिन हम लोग जब जहाँ से भी जाते थे तो हम पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था. ठीक है, और फिर एंड में कैसे इंडियंस जागे, कैसे जागरूकता फैली और इंडिपेंडेंस का वक्त आया और कैसे इंडिपेंडेंस हुई. ओके, सो दिस इज़ इट. इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे, यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, so now let's begin with the chapter. Let's see the introduction. So that this chapter gives the detailed glimpse of history of our country from 1757 to 1857. देखो, अब हमारे इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या डिटेल ग्लिम्स दी गई हैं, जिससे हम लोग को हमारी हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा. कब से कब तक की हिस्ट्री? 1957 से लेकर 1857 तक की हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा कि इन ईयर्स के अंदर, इन 100 सालों के अंदर जब ब्रिटिशर्स कैसे एंटर हुए, कैसे उन्होंने राज करा, फिर कैसे फ्रीडम फाइट हुई. ओके, इट गिव्स द डिटेल्स ऑफ द situations that led to the first war of independence in 1857. ठीक है, ये हमें डिटेल कंडीशंस देता है. ठीक है, मतलब हमें वो सारी बातें बताता है जिससे हमें पता लगेगा कि क्या क्या ऐसी सिचुएशंस आई थी जिससे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई थी. ठीक है, हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे रूलर्स थे उनके ऊपर कैसे उनके वेपन्स के थ्रू हम पे हमला करा. ठीक है, और देखो, हमारे जो रूलर्स थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी से, उन्होंने क्या मांगी थी? उन्होंने बस एक मदद मांगी थी. मदद से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी. उन्होंने कैसे मदद मांगी थी कि पहले क्या होता था कि सब लोग रूल करते थे. ठीक है, रूलर्स हुआ करते थे, हमारे किंग्स हुआ करते थे. राइट, तो वो लोगों ने कुछ ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने उनके वेपन्स के लिए उनसे क्या मांगी? हेल्प मांगी उन रूलर्स ने कि वो किसी और के ऊपर राज करना चाहते थे पूरे इंडिया के, मतलब किसी तरीके से किसी और स्टेट पे राज करना चाहते थे. तो सिर्फ उन लोगों ने सिर्फ एक उनसे मदद मांगी थी. ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई. क्यों मदद मांगी थी? ताकि वो उनके सुपीरियर वेपन से किसी और राजा को क्या कर सकें? हरा सकें. ये इस चीज़ में क्या था कि ये चीज़ की वजह से जो ब्रिटिशर्स को एक हेल्प मिल गई और उन्होंने उनकी जो टेरिटरीज़ हैं इंडिया के अंदर बढ़ा ली. ठीक है, एनलार्ज कर ली. ओके, दे प्रोमोटेड सुपरस्टिशंस ऑफ इंडियंस, दे इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी and also chopped off the thumbs of export artisans. They used to pay less incentives and salary to Indians working for British Army. All these the conditions led to explosion in 1857. अब क्या हुआ? ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे पहले तो देखो शुरुआत कैसे करी. उन्होंने जो हमारे इंडिया के सुपरस्टिशंस थे ना उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया और कहने लग गए कि हम लोग जो इंडियंस हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, हम लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं. ठीक है, उन लोगों ने ये कहा सबसे पहले. तो उसके बाद उन्होंने क्या शुरू करा? उन्होंने ब्रिटेन से बिना किसी टैक्स लगे, देखो जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना तो उस पर टैक्स लगता है, और वो टैक्स किसके पास जाता है? जो रूलर होता है वहाँ का, या फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है. ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता लग गई. अब देखो, लेकिन इन लोगों ने क्या करा? ब्रिटेन ने इंडिया को कोई भी टैक्स नहीं दिया. ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी कोई भी नहीं दी. और
इम्पोर्ट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं दी इंडिया को, और ब्रिटेन से इंडिया के अंदर बिना टैक्स के क्या लाए, उनके गुड्स और सर्विसेज लाए बिना टैक्स के, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कर ली, सेकंड चीज़ उन्होंने ये कर ली, ठीक है। फिर उन्होंने जो हमारे आर्टिस्ट थे, जो कि एक्सपोर्ट आर्टिस्ट जो थे, जो कि क्या करते थे, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ें जो बनाते थे, जो आर्टिस्ट हुआ करते थे। देखो इंडिया के अंदर क्या, इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था ब्रिटेन के आने से पहले, ठीक है। तो मतलब क्यों थी ये सोने की चिड़िया, क्योंकि देखो हम लोग दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी हाथ टांग वांग नहीं अड़ाते थे, और हम लोग खुद की ही कला के अंदर क्या थे, बहुत ज़्यादा मशहूर थे। हम लोग के ना यूनिटी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, उस टाइम के अंदर। तो जो कलाकार हुआ करते थे, जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, इन लोगों ने क्या करा, उन लोगों के वो लोग थम्स ही काट दिए, उन लोगों ने अंगूठे ही काट दिए, ताकि वो आर्टिसंस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मतलब ना तो वो किसी को सिखा सके, ना ही वो खुद काम कर सकें, ठीक है। जो आर्टिस्ट हैं उनके थंब भी काट दिए। और उन्हें जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स थे ना, उनको क्या करा उन्होंने, देखो खुद की ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर्स थे उसके अंदर तो इतने बड़े बड़े उनको मकान दिया, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको तो इतने बड़े बड़े मकान, उनके घर के अंदर नौकर सब दिए। लेकिन जो हमारे इंडिया के जो इंडियंस जो थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, जो इंडियंस थे, उन लोगों के साथ क्या करा, उनको बहुत ही ज़्यादा कम इंसेंटिव और सैलरी दिया करते थे। मतलब उनको बहुत ज़्यादा कम पैसे दिया करते थे इंडियन आर्मी को तो, और इंडियंस को जो कि आर्मी के अंदर थे, और जो ब्रिटिश जो पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा पैसे दिया करते थे, उनको मकान हुआ करते थे बड़े बड़े, ठीक है। और ये सारी जो और बहुत सारी और भी कंडीशंस ऐसी थी जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होना शुरू हो गया। मतलब हम लोग जागना शुरू हो गए, हम लोग को मतलब वी वर ऑल फेड अप, ठीक है। इंडियंस जो थे बिल्कुल ऐसे हो गए कि भाई नहीं, अब हम नहीं सह सकते, ठीक है। तो इसी की वजह से जो रिवोल्ट था, जो लड़ाई थी आज़ादी की 1857 के अंदर से शुरू हो गई थी, ठीक है। सो नाउ वी विल रीड लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, द मार्टियर्स, ठीक है। देखो क्या हुआ कि एक फंक्शन है दिल्ली का, ये है ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू कॉल द रिकॉल सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टियर्स। अब देखो ये क्या है, ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तब। ये क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने पूरा एक ऐसा गांव जला दिया, मतलब ऐसा जलियांवाला बाग जला दिया था, जिसमें हज़ारों जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उनके लिए ये गाना हमारी लता मंगेशकर जी गा रही हैं एक फंक्शन के अंदर दिल्ली के, जो कि जहाँ पे कौन कौन बैठा है, देखिए जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, इंदिरा गांधी बैठी है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं हमारे क्या हैं हमारे, ये हैं मार्टियर्स, ठीक है। तो ये गाना किसके लिए है, हमारे मार्टियर्स के लिए, जो कि हमारी आज़ादी की लड़ाई के अंदर क्या हो गए हैं, मर गए थे हमारी आज़ादी की लड़ाई के अंदर, हमारी कंट्री के लिए लड़ते लड़ते। तो इसीलिए ये गाना है कि ओ माई कंट्री मैन, ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हो गए उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ठीक है। इसलिए ये गाना लिखा गया था, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द कंपनी स्क्वायर। अब देखो शुरुआत कैसे हुई हमारी 1757 से लेकर 1849 के अंदर कैसे शुरुआत हुई, ठीक हो। Here you can see, with its supervisions of weapons, the British East India Company was extended its पावर इन 18th सेंचुरी इन इंडिया। देखो इंडिया 1965 के अंदर ऐसा था। और देखो ये ज़्यादातर पार्ट किसके अंडर था, सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन प्रिंसेस के अंदर था। ये इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट आई कैन टेल यू कि जो ज़्यादातर पार्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रिंस वगैरह के पास ही हुआ करता था, ठीक है। ब्रिटिश टेरिटरी की उस वक्त कितनी थी, बहुत ज़्यादा कम थी 1765 के अंदर। हम लोग इस चीज़ को आगे जाके कंपेयर करेंगे कि कैसे पूरे इंडिया के ऊपर उन लोग का राज हो गया था ब्रिटिशर्स का। तो देखो उन्होंने उनके वेपन्स के थ्रू उन्होंने इंडिया के अंदर क्या करा, शुरुआत कर दी अंदर घुसने की, ठीक है। और उनके पावर को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। अब जो इंडिया के जो प्रिंस थे वो क्या थे, वो शॉर्ट साइटेड थे। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ खुद की सोच रहे थे, उस वक्त जो उनको चाहिए था सिर्फ और सिर्फ उनकी बारे में सोच रहे थे। उन्होंने फ्यूचर के अंदर ये चीज़ सोची ही नहीं कि अगर वो किसी से हेल्प लेंगे तो क्या होगा। अगर वो किसी से हेल्प ले रहे हैं किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो जिससे वो हेल्प ले रहे हैं वो उनको भी तो डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। उनके पास इतने शानदार वेपन्स हैं, इतने खतरनाक वेपन्स हैं, तो वो खुद उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हमारे जो राजा थे, जो महाराजा थे, उस वक्त क्या था कि हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ये लोग लड़ाई करते रहते थे, क्योंकि देखो इंडिया का कोई मेन उस वक्त रूलर नहीं था, मुगल एम्पायर का एंड हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो सारे अलग अलग प्रिंसेस थे वो वापस से क्या हो गए थे, इमर्ज हुए थे। और सब लोग क्या चाह रहे थे कि कोई एक ऐसा राजा आ जाए जो कि रूल करे, इसलिए ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। तो
Let's read that upstart Raja Bha call the English merchants, they will help me to defeat him। अब देखो क्या हुआ कि जो एक राजा है वो दूसरे राजा के लिए क्या कहा है कि भाई ये जो अपस्टार्ट राजा भा है भाई ये उसको इसने तो बहुत परेशान कर दिया। ये जो इंग्लिश मर्चेंट्स जो है ना, ये जो ट्रेडर्स हैं, इंग्लिश मर्चेंट्स मतलब जो बिजनेसमैन जो हैं, उनके वेपन्स उनको बुलाओ और उनके वेपन्स से हम लोग क्या करेंगे, उनको वो मेरे को हेल्प करेंगे उसको डिफीट करने के अंदर, ठीक है। अब इन फाइट्स के चलते क्या था, जो लोग थे ना उन लोगों को बिल्कुल भी क्या थी, बिल्कुल भी पीस भी नहीं थी, उन लोगों में सुकून ही नहीं था इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि कभी कोई राजा हमला कर देता था, कभी कोई राजा हमला कर देता था, इसीलिए बिल्कुल भी क्या नहीं थी, पीस नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए अब देखो इस वाले राजा ने क्या करा, इंग्लिश मर्चेंट्स जो बिजनेसमैन थे उनकी क्या करी, हेल्प मांगनी शुरू कर दी, ठीक है। अब देखो इन लोगों को पता नहीं लगा कि जब ये किसी मतलब ये हेल्प मांग रहे हैं तो क्या होगा, ये भी तो हो सकता है ना कि वो इन पे भी हमला कर दें उन्हीं वेपन्स से। तो इन लोगों ने ये चीज़ नहीं सोचा, इसलिए इनको यहाँ पे क्या कहा है, शॉर्ट साइटेड कहा है इंडिया के प्रिंसेस को। ओके, सो नाउ द राइवलरी हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। अब क्या हुआ, ये जो राइवलरीज थी, इन्होंने इन राइवलरीज मतलब इन लोगों की इन लड़ाइयों के चक्कर में क्या हुआ, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसको बहुत ज़्यादा एक अच्छा मौका मिल गया हमारे जो इंडिया की प्रिंसेस था उन सबको उनकी गद्दियों से हटाने का और बार बार जो टेरिटरीज़ हैं उनकी जीतने का, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे है अब क्या हुआ, इन लोगों को मिल गया मौका तो, लेकिन एक है हमारे टीपू ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान यू कैन से इट हिम, और इसको ये कौन थे, एक बहुत ज़्यादा फार सीइंग रूलर थे और बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, ठीक है। तो मतलब ये इनको पता था कि अगर ये अभी इनके टेरिटरी अगर ये छोड़ देंगे ना तो ये होगा कि इनकी टेरिटरी छोड़ने के चक्कर में, इन ब्रिटिशर्स के चक्कर में अगर ये टेरिटरी छोड़ देते हैं तो आगे जाके कुछ नहीं मिलेगा और ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के ऊपर क्या कर लेंगे, राज करना शुरू कर देंगे। इसीलिए जो फारसींग जो ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनको कहते हैं, मतलब टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये मतलब इनकी ये ब्रिटिशर्स से तब तक लड़े जब तक ये मर नहीं गए, तो ये जो टीपू सुल्तान थे, ठीक है। Thank God there is peace in the country now. No more wars, no looting, by thugs. Okay, how did the Indian react to this conquest? The white had killed or dethroned our kings. Now we have become slaves to the foreigners. Some kings were not good, but after all they were of this land. Our destiny is linked with them. It is God who sent the ब्रिटिश। अब क्या हुआ, ये इन लोगों की लड़ाइयों की वजह से जो हमारे किंग्स थे उनकी लड़ाइयों की वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी क्या नहीं था, सुकून नहीं था, राइट, जैसे कि मैंने भी बताया। तो कुछ दो ऐसे जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके राज करना शुरू कर दिया था ऑलमोस्ट, तो क्या हुआ कि कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको लग रहा था कि भाई गॉड ने ही ब्रिटिशर्स को सेंड करा है और अब ना क्या होगी, हर जगह पीस ही पीस होगी, सुकून ही सुकून होगा। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ क्या करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरे लोग थे जो फारसी थे यू कैन से, तो उनको पता लग गया था कि भाई नहीं, अब तो हम क्या बन गए हैं, वी हैव बिकेन द स्लेव्स टू द फॉरेनर्स, है ना, हम वो बन गए हैं। और कुछ ऐसे कह रहे हैं कि चाहे हमारे जो किंग्स हैं वो लड़ रहे हों आपस के अंदर, लेकिन कम से कम ये तो था कि इस लैंड के ही थे, ऐसा तो नहीं था कि हम किसी के नीचे आके दब तो नहीं रहते, ठीक है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, मतलब जो गोरे हैं, वाइट मैन मतलब ये जो फॉरेनर्स हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको उस वक्त क्या कहते थे, गोरे। तो ये जो वाइट मैन है उन्होंने क्या कर दिया है, डिथ्रोन कर दिया है हमारे किंग्स को, मतलब उनके थ्रोन से हटा दिया है। और दूसरी टाइप के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो गॉड ने भेजा है हमारे पास तो ब्रिटिशर्स को, और हमारी जो नसीब है ना उनके साथ लिंक्ड है, और अब तो हमारे अंदर सुकून ही सुकून होगा। दो टाइप के लोग थे, ठीक है, ये थे शॉर्ट साइटेड और ये थे लॉन्ग साइटेड, फार सीइंग, सॉरी। नाउ लेट्स सी कि ब्रिटिश रूल के अंदर क्या क्या हुआ। अब देखो, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। ओके, अब देखो क्या है, हमारे इंडिया के अंदर पहले कुछ ऐसी प्रथाएं थी, देखो हम लोग थोड़े से यू कैन से कि हाँ शायद हम थोड़े से पिछड़े हुए थे, लेकिन वो जो सुपरस्टिशंस थे हमारे इंडिया के अंदर, इन लोगों ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने, कि उन लोगों ने हमारे सुपरस्टिशंस को हमारे रिलीजन से जोड़ दिया। सुपरस्टिशंस देखो ह्यूमंस के थ्रू आते हैं, हमारे रिलीजन के अंदर कहीं भी ये नहीं है कि अनटचेबिलिटी कहीं हो या फिर ऐसा हो कि जो सारी दुखद चीज़ें हैं वो वुमेन्स की वजह से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो
ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारी जो सुपरस्टिशंस थे उनको किससे जोड़ दिया, हमारे रिलीजन से जोड़ दिया और कहा कि वी आर वेरी अनएजुकेटेड, ठीक है। अब हमारा जो रिलीजन है वो सिर्फ और सिर्फ हमें औरतों को दबाना सिखाता है और अनटचेबिलिटी सिखाता है और सती प्रथा और सारी गलत से गलत सुपरस्टिशंस ही दिखाता है। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं देखा कि उस टाइम इतनी ज़्यादा यूनिटी थी इन सारे सुपरस्टिशंस के बावजूद भी जो हमारा समाज था वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं था, ठीक है, जितना इन लोगों ने हम पे सप्रेस कर दिया था, हमें दबा दिया था। और जो हमारे उन लोगों को हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो इनके सामने बिल्कुल खो सी गई थी, ठीक है। तो मतलब हमारे सुपरस्टिशन कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक तो चाइल्ड मैरिज, ठीक है, जैसे ही जो लड़की है वो जैसे ही बालिग हो जाएगी तो उसकी शादी कर देंगे छोटी से छोटी उम्र के अंदर, ठीक है, बालिग भी नहीं होगी, सॉरी बालिग नहीं होगी, 11-12 साल की जब वो हो जाएगी तो उसकी शादी कर देंगे, ठीक है। और औरतों को हर वक्त घर में रहना चाहिए क्योंकि जो सारे दुख हैं पूरी दुनिया के अंदर वो किसकी वजह से हैं, वुमेन्स की वजह से हैं, ठीक है। और एक क्या था कि एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन, मतलब जो भी समुद्र पार करके किसी और शहर में जाएगा ना तो ना वो रिलीजन छोड़ देगा। तो देखो ये सारी चीज़ें ना जो रिलीजन है, जो हमारी बुक्स हैं उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। जो सुपरस्टिशंस हैं ये किसके थ्रू आते हैं, ये बड़े लोगों के थ्रू आते हैं, ठीक है। जो मतलब बड़े लोग, मतलब ये जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कुछ चीज़ों की वजह से ये सारे सुपरस्टिशंस बनाए, जिसकी वजह से इन लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ऐसा लगा कि हमारे जो रिलीजन्स हैं वो भी इतनी ही गलत हैं जितनी ही सुपरस्टिशंस है। लेकिन जो हमारे रिलीजन्स थे वो इतने गंदे और गलत नहीं थे, ठीक है। और लोगों के लिए सारे जो सुपरस्टिशंस है वो किसके थ्रू आए हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के थ्रू आए हैं, ठीक है। So now here you can see the natives are unworthy of trust, incapable of honesty. बट आई एम, अब देखो क्या हुआ जब एक ब्रिटिशर यहाँ पे एक मतलब ऐसा दिखाया गया है कि एक ब्रिटिशर है वो क्या बोल रहा है कि जो भाई ये जो नेटिव्स है ना यहाँ के बिल्कुल भी क्या हैं, ना तो बिल्कुल अनवर्दी है, ठीक है, ट्रस्ट के, मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता और एक खुद की ऑनेस्टी के लिए केपेबल हैं। देखो अब लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इंडियन खड़ा हुआ है और ये सारी बातें सुन रहा है ब्रिटिशर्स के बीच के अंदर, लेकिन अब वो देखो खुद की तो उसने सफाई दे दी, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि जो इंडियंस है ना वो इंडियंस भी ऑनेस्ट है। उसने क्या बोला, ट्रू योर ऑनर, आप सही कह रहे हो लेकिन ना मैं तो ऑनेस्ट हूँ। क्या कहा इन्होंने, बिल्कुल सेल्फिशनेस दिखा के और सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी ब्रिटिशर्स के सामने, ठीक है। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट बट द ब्रिटिश स्कॉर्न देम, ठीक है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी हमारी बिल्कुल खो गई थी इंडियंस के सामने और हमें बिल्कुल बहुत गंदा ट्रीट करते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। मतलब ऐसा लगता था कि अनटचेबिलिटी ब्रिटिशर्स हमारे साथ करने लग गए, ऐसा लगता था, ठीक है। Being merchants, the British wanted quick profit. Their heavy taxes forced farmers to abandon their फील्ड्स, ओके। अब देखो मर्चेंट्स होने के की वजह से क्या हुआ कि जो मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन होते थे ना, तो जो ब्रिटिशर्स थे ना उन लोगों को ये चाहिए था कि जल्दी से जल्दी उनको क्या मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, इसलिए वो और उनके जो हैवी टैक्सेस जो थे ना उनकी वजह से जो फार्मर्स थे वो सिर्फ इतना ज़्यादा कर्ज के नीचे दब जाते थे कि उनको उनकी जो फील्ड्स थी, जो उनकी एग्रीकल्चर का जो उनका ज़मीन था वो भी उनको किसको देना पड़ गया था, जो ब्रिटिशर्स थे उनको देना पड़ गया था, ठीक है। सो नाउ हियर यू कैन सी के एक फार्मर है उसको क्या बोल रहा है एक ब्रिटिशर्स के, अभी भी तुमने क्या नहीं कहा है, तुम्हारी जो एरियर्स हैं मतलब तुम किस में हो, कर्ज में हो अभी भी, और अगर तुम अब नहीं पे करोगे ना नेक्स्ट वीक के अंदर तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, ठीक है, अगर तुमने टैक्स नहीं पे किया तो। अब देखो हमारा जो फार्मर है वो क्या बोल रहा है, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। अब देखो जब सारी क्रॉप जो है वो ब्रिटिशर्स ही ले जाएंगे तो वो जो फार्मर है वो कहाँ से, वो जो एरियाज है, वो जो क्रॉप्स हैं, जो सॉरी जो कर्जा है वो कैसे चुकाएगा, राइट। तो सारी चीज़ें तो ये ब्रिटिशर से लेके जा रहे हैं तो कैसे ये कर्जा चुकाएगा। तो इसी तरीके से इसी वजह से बहुत सारे तो ऐसे बेकसूर लोग थे जो कि जेल के अंदर चले गए थे, ठीक है। Still the Britishers invented other methods which gave them more profits. अब क्या है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये इस चीज़ से भी उनका पेट नहीं भरा, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें तो और प्रॉफिट्स चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने और भी ऐसे मेथड्स बनाए जो कि जिससे उनको और ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। सो नाउ हेयर यू कैन सी एक ब्रिटिशर कह रहा है दूसरे से कि द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी
any import duty when brought to India. The East Indian Company laws began to cripple Indian industries. अब क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या करा कि जो भी इंडिया के अंदर ट्रेड के लिए सामान आएगा ना, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा, ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और लेकिन यहाँ से अगर कोई भी चीज़ बाहर जाएगी तो उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे कि मतलब वो जो चीज़ की कॉस्ट है ना, उससे भी डबल तो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। मतलब ये देख लो कि कोई जो इंडिया का जो इंसान है, वो जो मर्चेंट है, जो कि काम कर रहा है, ठीक है, जो बिजनेसमैन है, तो मतलब वो तो कुछ कमा ही नहीं रहा है ना। मतलब अगर उसने देखो सारा तो सामान के अंदर चला गया उसका पैसा, उसके बाद उसका टैक्स के अंदर चला गया, तो इसी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्री थी ना, वो बिल्कुल नीचे गिरने लगी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of स्टारवेशन। अब देखो इन लोगों की इन हरकतों की वजह से इंडिया के 15 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ भूख की वजह से मर गए थे 1822 से लेकर 1836 तक। उनके पास बिल्कुल ना तो खाने को कुछ था, ना मतलब कुछ नहीं था उन लोगों के पास, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी, जो कि उन लोगों ने जो हमारे पे इम्पोज करे थे, इंडियंस पे जो लॉज इम्पोज करे थे, इसकी वजह से क्या हो गया था, जो आर्टिसंस थे और जो उनके बिजनेसेस थे, मतलब जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड जो चीज़ें हुआ करती थी, उसकी वजह से उनके जो बिज़नेस थे वो बिल्कुल ठप हो गए थे। क्योंकि तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके पास देखो वेपन्स तो थे ही अच्छे अच्छे, वैसे उसके साथ साथ उनके पास और क्या था, वो टेक्नोलॉजी में आगे थे। इसकी वजह से जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे वो बिकने कम हो गए। क्यों? क्योंकि जो ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स 3 दिन में अगर बन रहे हैं, तो वो जो मशीन है उनके पास, उसमें वो जो हैंडमेड प्रोडक्ट है वो मतलब हैंडमेड भी नहीं है, मशीन मेड है, और उन टेक्नोलॉजी की वजह से वो जो हैंडमेड चीज़ है ना, वो कैसे बनने लग जाएगी, वो मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनने लग जाएगी। तो इसीलिए जो आर्टिसंस का जो बिज़नेस हुआ करता था, वो क्या हो गया, बिल्कुल ठप हो गया, ठीक है। इसकी वजह से स्टारवेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब नाउ वी विल सी के राजा राम मोहन रॉय कौन थे, राजा राम मोहन रॉय नहीं, Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. Let us not despise ourselves. Our Asian culture is great, and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. अब देखो क्या हुआ, जो राम मोहन रॉय जो थे ना, एक बहुत ज़्यादा अच्छे और लर्नड पर्सन थे, मतलब बंगाल से थे ये, और बहुत ज़्यादा क्या थे, लर्नड पर्सन से, एजुकेटेड थे ये। तो इनको पता लग गया था कि हमारी कंट्री के साथ हुआ क्या है एक्चुअली के अंदर, ये कैसे हम लोग ब्रिटिशर्स के नीचे दब गए हैं, मतलब क्यों हुआ ये सब कुछ। तो देखो ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग को खुद को क्या नहीं करना चाहिए, डिस्पाइज नहीं करना चाहिए, हम लोग खुद को धोखे में नहीं, हम लोग को बिल्कुल भी खुद को धोखे में नहीं डालना चाहिए। कि देखो क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एशियन कल्चर है ना, वो क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेट है, ठीक है। हमारे जो सुपरस्टिशंस हैं वो हमारी सोसाइटी के थ्रू आए हैं। जैसे कि मैंने भी बताया, जो सुपरस्टिशंस हैं वो हमारे रिलीजन के अंदर कभी भी नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के थ्रू आए, ठीक है, सोसाइटी के थ्रू आए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने बोला कि हम लोग क्या है, वी आर वेरी केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, है ना, और हमें पहले हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहिए। ये जो सुपरस्टिशंस जो है ना, यही हमें क्या कर रहे हैं, रुइन कर रहे हैं, यही हमें बर्बाद कर रहे हैं, ओके। ये उन्होंने बोला। अब ही टोल्ड हिज वाइफ हुमा, अब ये उनकी वाइफ को क्या कह रहे हैं, काउज आर डिफरेंट इन कलर्स बट the color of the milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. अब देखो क्या कह रहे हैं राम मोहन रॉय कि सारे जो काऊ होती है वो क्या होती है, सारी काउज अलग अलग कलर की होती हैं, ठीक है, लेकिन क्या है उसका जो मोटिव, मतलब उसका जो मिल्क है वो क्या है, वाइट कलर का ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी का जिस कलर की जो काऊ है वो वैसा ही आता है। तो इसीलिए जो हमारे रिलीजन है ना, वो शायद उनकी ओपिनियंस अलग हो, लेकिन उन सब का क्या है, एक ही मोटिव है, ह्यूमैनिटी, ठीक है। उन सबका एक ही मोटिव है, उन सबका एक ही एसेंस है, ओके। तो इसीलिए क्या है, ये साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या थे, ये बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित थे, अट्रैक्टेड थे साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये गए, ही क्रॉस द सीज
and went to England to see what made British so powerful. There he told them. अब देखो क्या हुआ कि अब देखो क्या था, सबसे पहले एक सुपरस्टिशन मैंने बताया था कि अगर आप सी को क्रॉस करोगे तो क्या होगा, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ थी। लेकिन देखो उन्होंने क्या करा, ही क्रॉस द सी मतलब वो समंदर पार करके इंग्लैंड गए और वो देखना चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा पावरफुल कौन बनाना, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इतना ज़्यादा उनको पावरफुल बनाती है, ठीक है। भी एक्सेप्ट, उन्होंने क्या बोला उनको सबको वहाँ पे जाके इंग्लैंड में कि हम तुम्हें रूलर्स की तरह एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमें हमें सब्जेक्ट्स की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारी नौकर नहीं है, ठीक है, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द रूलर्स दैट द रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। अब क्या है कि हम तुम्हें तो रूलर्स की तरह एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, लेकिन तुम भी हमें सब्जेक्ट्स की तरह एक्सेप्ट करो। लेकिन ये बात याद रखो कि जो रूलर होता है उसकी बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो सब्जेक्ट के थ्रू होती हैं, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग हमें इतनी गंदी तरीके से क्या कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। अब क्या कहते थे ये जो राजा राम मोहन रॉय थे कि नॉलेज क्या होती है, जो नॉलेज होती है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल होनी चाहिए, साइंटिफिकल होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो सुपरस्टिशन है उन पे हम लोग को बिल्कुल भी क्या नहीं करना चाहिए, बिलीव नहीं करना चाहिए। तो ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड हिम इन 1823। अब देखो इस चीज़ के अंदर उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू करा था 1823 के अंदर, सॉरी न्यूज़पेपर शुरू करा था, लेकिन 1823 के अंदर जो सब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उस पेपर को ही क्या कर दिया, रोक दिया। सो इन द नेक्स्ट पार्ट विल रीड फ्रॉम ऑपरेशन, किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे हम पे कितने खतरनाक जुल्म किया करते थे। इन द नेक्स्ट पार्ट विल रीड अबाउट दैट एंड यहाँ तक आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया हो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर टिल हियर वेरी वेल। इन द नेक्स्ट पार्ट विल रीड कि कैसे हम पे ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन मतलब हम पे कैसे दबाव डाला गया, ठीक है। सो हम वो चीज़ पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट चैप्टर वेरी वेल। इफ़ यू हैवंट प्लीज़ गो अहेड एंड सी दिस वीडियो ट्वाइस। एंड इफ़ यू वांट कि आपको और ज़्यादा आपके ब्रिटिशर्स के बारे में पता लगे, मतलब ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हम पे रूल करा, आपको ये चीज़ पता लगे, सो यू कैन गो ऑन गूगल एंड सर्च द हिस्ट्री, सर्च एंड सर्फ थ्रू द गूगल साइट्स, और आप लोग को पता रहेगा कि कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी होगी आपकी हिस्ट्री 8th के अंदर। तो देखो इंग्लिश के अंदर आप लोगों ने आप लोग ब्रीफ देख रहे हो इस चीज़ का, ठीक है, शॉर्ट में देख रहे हो इस चीज़ को कि किस तरीके से जो आपकी ब्रिटिशर्स थे वो कैसे आए थे और कैसे इन्होंने हम पे आप लोगों पे क्या करा था, अपन लोगों पे क्या करा था, रूल करा था, और कितना हम पे हमें दबाया गया था। लेकिन आप लोग हमें आपकी हिस्ट्री के अंदर इसको और क्या करोगे, और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिवली पढ़ोगे, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल। सो टिल देन गुड बाय।